हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉशर्स की शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि हमें किसी ग्राफ के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ होते हैं, या तो वो डायरेक्ट 1 to 1 होता है या फिर हम बीच में किसी तीसरे नोड का यूज़ करके भी उस तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे जितने भी डिफरेंट पाथ्स होते हैं उन सब में से हमें शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम वॉशर्स की एल्गोरिदम का यूज़ करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड होना चाहिए। इट मीन्स जो उसकी एजेस हैं उनके अंदर डायरेक्शंस होनी चाहिए कि वो जो एज है वो कौन से नोड से कौन से नोड तक जा रही है। अगर इस एज की डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, इट मीन्स मैं इस नोड से यहाँ तक आ सकती हूँ लेकिन इस नोड से वापस नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे मेन क्या है कि हमारा जो भी ग्राफ हो उसके अंदर वेट होना बहुत ज़रूरी है। वेट का मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्टेड एजेस हैं, जो भी हमारी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक एज जा रही है, उसका वेट गिवन होना चाहिए। यानी कि इसका जैसे मान लीजिए वेट गिवन है 2, इसका एज गिवन है 3 और इसका वेट गिवन है 3। तो ये इनके क्या हो गए, वेट हो गए। ये होता है वेट। तो देखिए, वेट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमें अपना वेट का वैल्यूज़ लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, यानी कि Vi से Vj तक कोई एज है, कोई भी अगर एज है, तो उसका जितना भी वेट होगा वो मेरी उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा आ जाएगा वेट। मान लीजिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मेरी एज जा रही है और उसका वेट गिवन है 2, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक कोई एज नहीं जाती, कोई भी हमारा उसका वेट गिवन नहीं है, इट मीन्स उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम अपना Wij यानी कि वेट मैट्रिक्स को बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, दूसरी सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब सबसे छोटा पाथ। सबसे छोटा पाथ यानी कि कोई पाथ हमारा हो सकता है सबसे छोटा हो, एक पाथ होगा जो मीडियम साइज़ का होगा, एक पाथ होगा किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। हमें उन सभी पाथ में से, एक से ज़्यादा जहाँ भी पाथ होंगे, हमें उन सभी पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है। तो वो पाथ हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम एक नोड से, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं तो वो होता है मेरा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना है लेकिन उसके बीच में कोई डायरेक्ट वे नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए तीसरे वर्टेक्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हमें तीसरे वर्टेक्स का यूज़ करना पड़ता है तो वो होता है इनडायरेक्टेड ग्राफ। जब हम एक वर्टेक्स से दूसरे पे जाते हैं और फिर दूसरे से हम अपने तीसरे पर पहुंचते हैं, वो होता है इनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। तो इनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में से हमें क्या करना होता है, मिनिमम पाथ चूज़ करना होता है। तो हम क्या करते हैं, KQ-1 Ij, मान लीजिए ये हमारा नोड है I और ये हमारा वर्टेक्स है J। हमें I से J तक जाना है, तो QIJ से या तो मेरा डायरेक्टेड ग्राफ हो या तो मैं ये वाला पाथ हो, दूसरा मेरा इनडायरेक्ट पाथ हो, यानी कि पहले मैं I से जाऊँ K पे, यानी कि ये मेरा I है और ये मेरा J है। मुझे I से J तक जाना है लेकिन कोई पाथ नहीं है, तो उसके लिए मुझे पहले I से, ये मेरा है K, तो मुझे पहले I से K पर जाना पड़ेगा और फिर K से J पर जाना पड़ेगा। यानी कि मेरा क्या हो गया, पहले मैं I से K पे जा रही हूँ और फिर K से J पर जानी हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा इनडायरेक्टेड पाथ हो जाएगा I से लेके J तक जाने के लिए। तो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड पाथ में से, इन दोनों पाथ में से मुझे मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों पाथ में से मुझे जो भी सबसे छोटा होगा वो चूज़ करना है। ठीक है। देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक वेटेड ग्राफ लिया है G, जिसके अंदर हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं। एक हमारा है R, S, T एंड U। 4 वर्टेक्स यहाँ पे गिवन है और उन चारों वर्टेक्स को हम कंसीडर करते हैं। V1 हम मान लेते हैं R को, V2 S को, V3 T को और V4 U को। यानी कि 4 वर्टेक्स हमने लिए हैं, V1, V2, V3 और
V4। इन चारों मैट्रिक्स के साथ हमने अपना ग्राफ बनाया है जिसमें हमने वेट गिवन किया है। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखोगे R से लेके S तक एक एज जा रही है जिसका वेट गिवन है 5। ठीक है, R से दोबारा R पर एक लूप एज जा रही है जिसकी वैल्यू है 7। S से U तक एक एज जा रही है जिसकी वैल्यू है 2। T से S तक जा रही है जिसकी वैल्यू है 3। ठीक है, U से T तक जा रही है जिसकी वैल्यू है 1। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू हमें पता लग रहा है कि कौन से वर्टेक्स से कौन से वर्टेक्स तक एज जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, जो वेट गिवन है उसके बिहाफ पे अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अपनी वेट मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो देखिए, वेट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है और ये वर्टेक्स 4 है। इसी तरीके से इधर भी वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे जो वर्टेक्स हैं, V1 जो है वो R को डिनोट कर रहा है, V2 है S को डिनोट कर रहा है, V3 T को और V4 U को। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें बात कर रहे हैं इस नोड की, तो मैट्रिक्स के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो V1 से V1 तक यानी कि R से R तक, तो R से R तक हमारी वैल्यू जा रही है, एक लूप जा रहा है 7। तो यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरी हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 7। सेकंड पे आप देखोगे, हम बात करते हैं इस नोड की, यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है 1 2। यहाँ पे मेरा 1 1 था, यहाँ मेरा आ गया 1 2, यानी कि 1 कितना है मेरा R और 2 कितना है मेरा S। V1 मेरा R है, V2 मेरा S है, यानी कि मुझे R से लेके S तक का पाथ देखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे R से S तक का एक पाथ है जिसकी वैल्यू गिवन है 5। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। तीसरा अगर हम इसकी बात करें, ये कितना होता है यहाँ पे 1 3, यानी कि फर्स्ट यानी कि R और 3 यानी कि T, यानी कि R से T तक का रास्ता। तो R से T तक आप देखोगे कोई पाथ नहीं है, R से लेके T तक कोई भी पाथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। अगर कोई वेट गिवन है किसी एज का तो वहाँ पे हमारा वेट आ जाएगा, और अगर वैल्यू गिवन नहीं है उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारी है वेट मैट्रिक्स बनती है। देखिए, यहाँ पे गिवन है Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, देखिए Q0 का मतलब होता है कि हमें किसी वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 0, हमें कोई वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं, यानी कि सेल्फ वैल्यू के लिए। ठीक है, सेल्फ वैल्यू के लिए। ठीक है, 0 वर्टेक्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है। Q1 का मतलब होता है कि फर्स्ट वर्टेक्स, यानी कि जो V1 है, वर्टेक्स 1 है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है अपने पाथ तक पहुंचने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे V1 कितना है आपका R। ठीक है, V1 है आपका R। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे R से T तक जाना है, तो उस केस में मुझे R की ज़रूरत पड़ रही है। क्या इन दोनों के बीच में मुझे R की ज़रूरत है? नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ही पहुँच जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा R ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मुझे देखना है S से लेके अगर मुझे T तक जाना है, अगर S से T तक मुझे जाना है और उसके बीच में क्या मेरी R की ज़रूरत है? S से लेके मैं पहले R पे जाऊँगी और फिर R से मैं T पे जाऊँगी, यानी कि R यानी कि V1 की बात हो रही है यहाँ पे। Q1 का मतलब है कि V1 यानी कि R की ज़रूरत मुझे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं Q3 का मतलब है हमारा थर्ड वर्टेक्स, यानी कि T, यानी कि T नोड की मुझे कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ रही है अपने पाथ के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे S से लेके U तक जाना है, तो उसके बीच में क्या मुझे T की ज़रूरत है? क्या मेरे पास कोई पाथ ऐसा है कि मैं T का यूज़ करके U तक पहुंच जाऊं? ठीक है, तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 का मतलब क्या है कि हमें 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास वर्टेक्स अवेलेबल हैं, उन सभी वर्टेक्स का यूज़ करके क्या हमारे पास कोई पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपने Q0 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 और
4 की वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। यानी कि एक तो वे है आपका कि आप डायरेक्टेड पाथ यूज़ करो, यानी कि अगर आपको V1 से V2 तक जाना है तो डायरेक्ट आप सीधा आपको एक पाथ मिल रहा है, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट पाथ की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमें 1 से लेके 2 तक जाना है तो उसके लिए हमें बीच में कितने वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन वर्टेक्स का यूज़ करके क्या मैं शॉर्टेस्ट पाथ बना सकती हूँ, ठीक है। मुझे मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है तो एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए मुझे सारे पाथ को चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखिए, अगर मुझे R से T तक जाना है तो मैं इसके ऑल पॉसिबल वेज़ फाइंड आउट करूँगी। जितनी भी पाथ मेरे R से T तक बनते होंगे मुझे वो सारे पाथ यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर उन सभी को मिला के मुझे देखना पड़ेगा कि उनमें से मिनिमम पाथ कौन सा है। इसीलिए मुझे क्या करना है, सभी पाथ यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। Q0 का मतलब कि हमारे कोई किसी वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं है। Q1 का मतलब कि कहीं 1 यानी कि वर्टेक्स 1 का यूज़ करके तो कोई पाथ नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स 1 कौन सा आपका R है तो कहीं R का यूज़ करके कोई पाथ तो नहीं बन रहा। वर्टेक्स 2 यानी कि कहीं S का यूज़ करके तो कोई पाथ नहीं बन रहा। वर्टेक्स 3 यानी कि कहीं थर्ड वर्टेक्स का यूज़ करके तो कोई पाथ नहीं बन रहा। और यहाँ पे वर्टेक्स 4 यानी कि कहीं U का यूज़ करके तो कोई पाथ नहीं बन रहा। यानी कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास वर्टेक्सेस हैं हमें उन सब को देखकर ये चेक करना है कि कहीं इन सभी का यूज़ करके कोई ना कोई पाथ तो नहीं बन रहा है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में इन सभी में से कैलकुलेट करना है ताकि हम मिनिमम पाथ फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इनकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक हमने वेट मैट्रिक्स ली है। वेट मैट्रिक्स के अंदर हम लिख लेते हैं, ये हमारा वर्टेक्स 1 की वैल्यूज़ हैं, ये वर्टेक्स 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है और ये 4 की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 4 की वैल्यूज़ सेट है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम 1 की बजाय अपना यहाँ पे R लिख लें, 2 की बजाय S लिख लें, 3 की बजाय T लिख लें और 4 की बजाय हम U लिख लें। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं R, S, T एंड U। तो हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू सेट कर दी है R, S, T, U, R, S, T, U, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ग्राफ गिवन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यही R, S, T और U 4 हमारे वर्टेक्सेस हैं जिसके बिहाफ पे हमने ये वेट मैट्रिक्स बनाई है। अब हम इनके बिहाफ पे यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं Q0 मैट्रिक्स की। Q0 मैट्रिक्स हमारी कैसे आई है? Q0 मैट्रिक्स के लिए जो हमने वेट मैट्रिक्स बनाई थी वही सेम मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे आएगी। यानी कि वेट मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे भी मेरी वैल्यूज़ थी वही सेम वैल्यू मेरी Q0 के अंदर आ जाएगी। वेट मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे मेरा 7 था तो मैंने यहाँ पे भी कितना लिख दिया 7, यहाँ भी 7 था और यहाँ भी कितना आ गया 7। यानी कि सेम वैल्यू जो मेरी वेट मैट्रिक्स के अंदर थी वो एज इट इज़ मेरी Q0 के अंदर चली जाएगी। दूसरा, जहाँ पे भी मेरी वेट मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं 0, वहाँ उसकी बजाय मेरा Q0 के अंदर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो वेट मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो हमारी एज इट इज़ Q0 के अंदर चली जाएंगी और जितनी भी ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इन्फिनिटी बन के Q0 के अंदर सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे अपना Q0। अब बात करते हैं Q1 की। Q1 हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, Q1 की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल फर्स्ट वैल्यू की, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यानी कि 1 1 की बात हो रही है। अब यहाँ पे 1 वर्टेक्स की बात हो रही है, यानी कि 1 का मतलब क्या है, R की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि R वर्टेक्स का यूज़ करके कोई पाथ है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 7 है R से लेके R तक। तो R से लेके R तक में R का यूज़ तो ऑब्वियसली होगा, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं इस वैल्यू की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि R से S तक, R से S तक मुझे जाना है। R ऑब्वियसली कि R जो है वो R के अंदर यूज़ होगा ही, तो R वाली वैल्यूज़ तो मेरी सेम ही रहेंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी R यूज़ हो रहा है, ठीक है। R से जो भी एजेस जाएंगी वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी कि ये R वाली रो है,
ठीक है, और ये भी R वाली ही रो है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रहेंगी। इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जितनी भी हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है कि इन वैल्यूज़ में R का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो ये बाकी की वैल्यूज़ हैं, इनको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वैल्यू की। इस वैल्यू के लिए हमें क्या देखना है, S से लेके S तक का जो पाथ है, क्या उसमें मुझे R की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी S से पहले में R तक कोई पाथ है या नहीं है। तो S से लेके R तक जाने के लिए मेरे पास पाथ है और जिसका वेट है 7। ठीक है, सबसे पहले S से R तक जाने का जो पाथ है वो है 7। उसके साथ फिर R से क्या मैं दोबारा S तक आ सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे R से लेके S तक जाने के लिए मेरे पास एक और एज है जिसका वेट कितना है 5। तो यानी कि R से S तक वापस आने के लिए मेरा वेट कितना है 5, यानी कि टोटल वेट कितना हो गया 12। यानी कि इस 12 वेट के थ्रू मैं S से दोबारा S तक वापस आ सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसका वेट है पहले इन्फिनिटी था और अब इसका वेट कितना हो गया है 12 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला वर्टेक्स है, यानी कि S से लेके T तक। अब S से लेके T तक का पाथ मुझे चेक करना है। S से लेके T तक कोई पाथ है, अगर S से लेके T तक पाथ में मेरा कहीं भी R यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी S से लेके मैं R पे जाऊँगी। S से R तक जाने के लिए मेरे पास पाथ है 7 जिसका वेट है। फिर क्या R से लेके T तक कोई पाथ है? जी नहीं, R से लेके T तक कोई भी पाथ नहीं है, इसीलिए ये वाली वैल्यू मेरी इन्फिनिटी ही रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर मैं ये चेक करूँगी कि वर्टेक्स 1 यानी कि R का वैल्यू यूज़ कर करके मैं कौन सा वर्टेक्स से कौन से वर्टेक्स तक जा सकती हूँ। देखिए, इसके लिए आपके पास एक वैल्यू होती है कि अगर मुझे वर्टेक्स 1 का यूज़ करना है, ठीक है, अगर मुझे वर्टेक्स 1 का यूज़ करना है, यानी कि Q1 की अगर मैं बात कर रही हूँ, वर्टेक्स 1 का मुझे यूज़ करना है, तो मैं ये देखूँगी कि मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में? इसकी वैल्यू होती है आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 3 और इधर से 1 2 और 3 थर्ड कॉलम, यानी कि 3 3 33 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि देखिए I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है 3। I की वैल्यू भी 3 है और J की वैल्यू भी 3 है। तो मुझे 3 से 3 तक जाना है और उसके लिए मुझे 1 वर्टेक्स का यूज़ करना है। तो मैं देखूँगी 3 से 1 का पाथ प्लस फिर 1 से 3 का पाथ। ठीक है, मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या मैं 3 से 1 तक का कोई पाथ है मेरे पास, उसके बाद 1 से 3 तक का कोई पाथ है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 3 से 1 तक का कोई पाथ है, 3 से 1 का मतलब क्या है, T से लेके R तक। क्या T से लेके R तक कोई पाथ है डायरेक्ट? नहीं है, इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस उसके बाद 1 से 3, यानी कि 1 से लेके 3 तक, R से T तक। तो R से लेके T तक भी कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 0, यानी कि वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 का मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी स्टोर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ Q2 की, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं Q2 की बात करूँ, इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वर्टेक्स है यानी कि S का मैं यूज़ कहाँ कहाँ करूँगी। S का यूज़ करने से क्या मेरा पाथ आ जाएगा, या S का यूज़ करके मैं किसी भी पाथ पे पहुँच सकती हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं S की बात कर रही हूँ और मुझे निकालना है ये वाला नोड, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 4 फोर्थ रो और 1 2 सेकेंड कॉलम, यानी कि मुझे Q2 का यूज़ करके देखना है फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम का वैल्यू। तो इसके लिए मुझे देखना है कि क्या मैं 4 से 2 तक जा सकती हूँ 2 का यूज़ करके। तो फोर्थ रो से क्या मैं पहले 2 तक जाऊँ, उसके बाद 2 से लेके मैं इस 2 तक जाऊँ। ठीक है, तो 4 से 2 का मतलब क्या हो गया, 4 यानी कि U और 2 मतलब S, यानी कि U से लेके S तक कोई डायरेक्ट पाथ है। तो आप यहाँ पे देखोगे U से लेके S तक डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है। ठीक है, तो
तो u से s तक कोई पाथ नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 प्लस 2 से 2 तक कोई पाथ है, 2 से 2 का मतलब क्या है, s से s तक, s से s तक कोई पाथ है हमारा, s से s तक भी हमारा कोई पाथ नहीं है। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 0 यानी कि 0 और उसकी वैल्यू हमारी आ गई इन्फिनिटी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 9 कैसे आया, 9 हमारा पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो 9 आया है, यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब r था, r का यूज़ करके जो 9 आया था, इसका यूज़ करके हमारा इन्फिनिटी पाथ निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वेट में से और इस वेट में से मिनिमम पाथ देखते हैं और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो आप चेक करोगे 9 और इन्फिनिटी में से मिनिमम होता है 9, तो इसलिए यहाँ पे 9 की वैल्यू स्टोर है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी की बजाय, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी की बजाय 9 से कोई भी छोटी वैल्यू आती तो यहाँ पे वो लिखी जाती। अगर 9 से मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होके निकलती तो यहाँ पे वो लिखी जाती, अदरवाइज़ हमारी 9 लिखी जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हर एक स्टेप में और हम ये देखते हैं कौन सी वैल्यू मिनिमम है। अगर हमारे नए की वैल्यू मिनिमम होती है तो यहाँ पे वो लिखी जाती है, अगर पुराने की वैल्यू मिनिमम होती है तो यहाँ पे पुराने की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लीजिए हमें यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आया है 5। तो जो 5 है वो इन्फिनिटी से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं Q3 की। ठीक है, Q3 के अंदर का मतलब क्या है, Q3 का मतलब है कि जब हमें थर्ड वर्टेक्स यानी कि T का यूज़ करके कोई पाथ निकालना हो। अगर T का यूज़ करके हम कोई पाथ निकाल रहे हैं और वो मिनिमम है तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ पुराने की वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखिए, जब हमने Q2 कैलकुलेट किया था यहाँ पे वैल्यू थी 11 और जब हम Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6। देखिए, कैलकुलेट करते हैं हम ये वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है आपकी, है फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके निकालनी है। और 4 से 4 तक जाने के लिए हमें थर्ड वर्टेक्स का यूज़ करना है। तो यानी कि 4 से पहले हम 3 पे जाएंगे और उसके बाद 3 से 4 पे जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले क्या कर रहे हैं, फोर्थ वर्टेक्स है हमारा U, पहले हम U से थर्ड वर्टेक्स यानी कि T तक जाएंगे। तो 4 से T तक का पाथ जो है उसका वेट कितना है, 1 प्लस, अब 3 से 4 तक जाने के लिए यानी कि 3 से 4 यानी कि T से U तक जाने के लिए, T से U तक जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन हम इनडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। T से पहले S पर जाएंगे और फिर S से हम U पर जाएंगे। तो T से S पर जाने का वेट कितना है, 3, और S से U तक जाने का है 2, यानी कि 3 + 2 हमारा होता है 5, यानी कि टोटल हमारा हो गया 5 + 1 6। तो 6 वेट जो है हमारा, पहले जो एग्जिस्टिंग वेट है 11 उससे मिनिमम है। हम देखेंगे 11 और 6 के अंदर हमारा मिनिमम कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे मेरा 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं Q4 कैलकुलेट करूँगी, Q4 के अंदर मैं फोर्थ वर्टेक्स यानी कि U का यूज़ करके देखूंगी कि मैं किस पाथ से कहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे लास्ट तक आते आते सभी जो मेरे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो सारे नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि हर एक वर्टेक्स से मैं दूसरे वर्टेक्स तक जा सकती हूँ, कोई ना कोई पाथ ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, वैल्यू 0 थी। वैल्यू 0 का मतलब क्या था कि कोई भी डायरेक्टेड पाथ नहीं था कुछ नोड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे इस वर्टेक्स पे मेरा डायरेक्ट पाथ नहीं था, इस वर्टेक्स पे डायरेक्ट पाथ नहीं था, इन पे भी मेरा डायरेक्ट पाथ नहीं था, इन पे भी नहीं था और इस पे भी नहीं था। इसी तरीके से बहुत सारी नोड्स हैं जहाँ पे मेरा डायरेक्ट पाथ नहीं था। लेकिन Q4 के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी पाथ इंक्लूड करके कोई ना कोई पाथ ज़रूर है। ठीक है, और ये जो भी पाथ है ये सारे के सारे मिनिमम पाथ है, क्योंकि जो मैक्सिमम था वो तो हम पीछे छोड़ आए, जो मैक्सिमम आ रहा था उसे हमने इग्नोर कर दिया था और मिनिमम वाले को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। तो ये जो लास्ट में आपकी कैलकुलेट करके आई है
ये मेरे सारे मिनिमम पाथ हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए। और ये सारे के सारे जो भी हैं आपके, ये इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट पाथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं लास्ट हमारी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हम वही चीज़ देखने वाले हैं। हमें क्या करना होता है, अगर हमें आई से जे तक जाना है तो आई से जे तक जाने के लिए मुझे मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। या तो मेरा डायरेक्ट पाथ हो आई से जे तक, या फिर इनडायरेक्ट पाथ हो, यानी कि पहले हम आई से के तक जाएं और फिर के से जे तक जाएं। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे क्या करना है, मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे देखोगे आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए आई की वैल्यू, एक आपको चाहिए जे की वैल्यू और तीसरा आपको चाहिए के की वैल्यू। आई आपका जो फर्स्ट से सेकंड तक जाने के लिए आपको डायरेक्ट पाथ बताता है। के की वैल्यू जब आपको फर्स्ट से पहले किसी थर्ड वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है और फिर आप सेकंड पे जाओगे, यानी कि के जो इनडायरेक्ट पाथ को डिनोट करता है। तो इसके लिए आपको 3 वर्टेक्स चाहिए, आई, जे और के, यानी कि हमें तीनों का लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लूप चलाती हूँ आई और जे का। ये आई और जे का लूप हमने किस लिए चलाया है, अपनी मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमने पहले वेट मैट्रिक्स बनाई हुई है, उस वेट मैट्रिक्स का यूज़ करके हम यहाँ पे क्यू आई जे मैट्रिक्स बनाएंगे। वेट मैट्रिक्स में जहाँ पे वैल्यू 0 है उसमें हम क्यू आई जे में इन्फिनिटी सेट कर देंगे, और जहाँ पे उसके अलावा जहाँ पे भी डब्ल्यू आई जे में नॉन ज़ीरो वैल्यू है उनको एज इट इज़ क्यू आई जे में शिफ्ट कर देंगे। अभी हमने किया था जो वेट मैट्रिक्स है जहाँ पे वैल्यू 0 है वो क्यू आई जे के अंदर इन्फिनिटी बन जाएगा, और जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप हमारा क्यू आई जे मैट्रिक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया आई, जे और के 3 वेरिएबल हमें चाहिए, तो हमें तीनों का लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं के का लूप चलाऊंगी 1 से लेके m तक। नीचे वाले स्टेप्स मेरे रिपीट होंगे जब तक मेरा के का लूप चलेगा। दूसरा, फिर मैं लूप चलाऊंगी आई का और फिर मैं लूप चलाऊंगी जे का। तो तीनों का लूप मुझे चलाना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्यू आई जे में मुझे कौन सी वैल्यूज़ लेनी है जो अभी हमने पीछे यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली है, यानी कि ये इन सभी के अंदर हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो हम नया कैलकुलेट कर रहे हैं। जो मिनिमम वैल्यू आएगी पुराने में से या नए में से, जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी हमें वही लेनी होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्यू आई जे के अंदर कौन सी वैल्यू लूँगी जो मिनिमम होगी, या तो वो डायरेक्ट पाथ होगा क्यू आई से लेके जे तक, या फिर मेरा इनडायरेक्ट पाथ होगा, यानी कि पहले मैं आई से के पर जाऊं और फिर के से जे पर जाऊं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों पाथ में से हमें जो भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे वो यहाँ पे लेनी है। ठीक है, साथ लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा, और हमें लास्ट में क्यू आई जे यानी कि जो भी मेरा क्यू आई जे होगा मुझे उसमें सबसे मिनिमम पाथ फाइंड आउट हो जाएगा।